स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फेडरल बोर्ड 2025 की नई बुक के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। कौन से वो एमसीक्यूज हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 को। पर इस एक्सरसाइज 3.1 को करवाने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको ज़रूर क्लियर करने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों, मैट्रिसेस होता क्या है? असल में ये मैट्रिसेस नहीं होता, ये होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बच्चों एक को बोलते हैं, सिंगुलर को, ठीक है। किसको बोलते हैं? सिंगुलर को। मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको आप मैट्रिक्स बोलोगे, और अगर वो ज़्यादा हैं, बहुत से हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, जब वो एक से ज़्यादा हैं तो फिर आप उनको मैट्रिसेस बोलोगे। तो ये टर्म्स का फ़र्क है, ये प्लूरल टर्म है। यानी जब एक मैट्रिक्स की बात करोगे तो मैट्रिक्स बोलोगे, जब ज़्यादा होंगे तो फिर हम उनको मैट्रिसेस बोलेंगे। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो बच्चों, इस मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमें दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था आर्थर केले। सो कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स हमें दिया था, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स हमें दिया था एक मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम है आर्थर केले। तो बच्चों, अक्सर पेपर में ये एमसीक्यूज आया होता है कि बताएं कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट किसने दिया। तो किसने दिया मैट्रिक्स का कंसेप्ट? आर्थर केले ने। आर्थर केले ने। समझ में आ गया? अब बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत इजी है, सिंपल। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, जब भी हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एंटिटीज लिख देते हैं, जैसे वो एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे 2 हो सकता, 3 हो सकता, 5 हो सकता, 1 हो सकता। मतलब जब भी हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एंटिटीज लिख देते हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। कुछ भी एंटिटीज जो इनक्लोज्ड हों, बंद हों, इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। फिर से एक दफ़ा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब भी कुछ एंटिटीज लिख दिए जाएं तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। अब बच्चों, हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे आपका नाम होता है। आप हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे ही मैट्रिसेस का भी, मैट्रिक्स के भी नाम होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, आप अपना नाम कौन से लेटर में लिखते हो? तो आप बोलोगे मैम हम तो कैपिटल लेटर में ही अपना नाम लिखते हैं। तो सेम बच्चों, जैसे आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, तो अब देखेंगे मैंने इस मैट्रिक्स का नाम लिखने के लिए कैपिटल ए का यूज़ किया है। सो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते। तो बच्चों, क्या पढ़ा अभी तक कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमें किसने दिया? हमें मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया एक मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था आर्थर केले। आर्थर केले। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई कौन सी ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर कोई पूछे कि भाई मैट्रिक्स को के लिए जो सिंबल है वो क्या आप यूज़ करते हैं, तो आप बोल दो कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर कोई भी, पर कौन सा? कैपिटल लेटर, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, पर वो होना क्या चाहिए? कैपिटल, ठीक है। सो जैसे हम अपना नाम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स का नाम भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होता है। आई होप समझ में आया। अब बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़रा समझें। सो ये जो मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कुछ आपको एंटिटीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ एंटिटीज़, कुछ एंट्रीज, कुछ भी आप बोलो। सो ये जैसे 2 है, ठीक है, ये एक एंटिटी है। इसी तरह से 3 है, एंटिटी है, 5 है, और इस तरह से 1 है। मतलब बच्चों, जो कुछ भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया होता है वो एलिमेंट कहलाता है। फिर से एक दफ़ा मेरे पीछे बोलो, शाबाश। कि जो भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है वो एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जो भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है
वो एलिमेंट्स होता है। वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि बताएं इस मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिंपल आपको देखना है कि ये एक एलिमेंट है 2, ये एक एलिमेंट है 3, ये एक एलिमेंट है 5 और ये एक और एलिमेंट है 1। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे भाई काउंट करना पड़ेगा। सो हम काउंट करके बताएंगे, एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, 3 हैं और ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है? 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। आई होप क्लियर हुआ। एक दफ़ा फिर से बच्चों कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि बताएं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने सिंपल काउंट किया कि जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको दिख रहा वो एलिमेंट है। तो बच्चों पता लगा ये 1, 2, 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है? लाइक जो कुछ भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हो, जो भी एंट्रीज हैं इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, एंट्रीज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स are called elements. Entries inside square brackets are called elements. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंट्रीज होती हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे A B C D। ठीक हो गया बच्चों। अब ज़रा देखें, इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरा नाम H से बनता है, तो मैं इस मैट्रिक्स को कैपिटल H से ही रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। अब बच्चों ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स H है। अब इस मैट्रिक्स H में आपसे पूछा जाता है कि बताएं कितने एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं ये आपको बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों कैसे बताओगे? अब बोलोगे मैम बहुत इजी है, सिंपल, हम जो भी अंदर दिख रहा हम काउंट कर लेंगे। तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट है। फिर से एक दफ़ा, ये ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, डी एक एलिमेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस मैट्रिक्स H में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स H कितने हुए? 4। आई होप समझ में आया। अब बच्चों एक और कंसेप्ट आता है रोज़ का और कॉलम्स का। ठीक है, इनकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए बस कंसेप्ट समझते जाएं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जानी है अच्छे वाली। बस अभी कंसेप्ट लेते जाओ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रोज़ का। किसका? रोज़ का। अच्छा बच्चों, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स को, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को। और एक और भी चीज़ होती है जिसको बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, रो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। और एक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है? कॉलम्स। कॉलम बोला जाता है वर्टिकल लाइंस को। कॉलम किसको बोलते हैं? बोलो बच्चों शाबाश। वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल लाइंस को। फिर एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बच्चों मतलब लेटा हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लाइक दिस इज, अब ये पेंसिल इस तरह से लेटी हुई है, ये पेंसिल इस तरह से लेटी हुई है, तो हम बोलेंगे इसका लाइक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। लेकिन बच्चों अगर ये पेंसिल अगर हम यहाँ पे खड़ा कर देते इस तरह से, लाइक जैसे सड़क पे खंबे खड़े आपको दिखते हैं, तो ये बन जाएगा कॉलम। एक दफ़ा फिर से, सो अगर कोई चीज़ ऐसे लेटी हुई है सो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर आप उसको ऐसे खड़ा कर दें, ठीक है, तो दैट विल बी कॉलम। बात समझ आ गई? अब बच्चों देखते हैं ये कंसेप्ट किस तरह से यूज़ होता है मैट्रिसेस में। तो चलिए बच्चों, मैं मैट्रिक्स ए को दोबारा ले लेती हूँ। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि बताएं नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, कि इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो बहुत ईजीली हम बता सकते हैं, सिंपल हमें नंबर ऑफ रोज़ बताने हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है इनको काटते हुए। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा पहला रो है, ये हमारा पहला रो है। एक दफ़ा फिर से कि ये हमारा पहला रो है। समझ में आई? इसी तरह से बच्चों अगर मैं 5 और 1 लिखे हुए हैं तो मैं इनको काट देती हूँ। तो एक और लाइन मुझे ऐसे लेटा हुआ लाइन लगाना है। ठीक है,
तो ये मेरा सेकंड रो हो जाएगा। तो मतलब मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने रोज हुए, 2 रोज हुए। कोई पूछे कैसे पता लगा, तो अब बोलो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की, हमें पता लग गया। ये पहला लाइन ड्रा किया तो पहला लेटा हुआ लाइन, तो एक रो, दूसरा लाइन ड्रा हुआ तो ये दूसरा रो। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, 2। आई होप समझ में आया। इसी तरह से बच्चों अब अगर हमें बताना हो कि मैट्रिक्स एच में हमारे पास कितने रोज हैं, तो कैसे बताएंगे। सिंपल, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो एक रो है, और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारे पास दूसरा रो है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इस मैट्रिक्स एच में कितने रोज हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 रोज हैं। क्या बोलेंगे, 2 रोज हैं। इसी तरह से बच्चों एक और में दे दी, जैसे कोई हमारे पास आई मैट्रिक्स है, कोई हमारे पास आई मैट्रिक्स है, लेट से ए बी ये इसके एलिमेंट्स हैं। चलें बच्चों, अब बताएं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स आई में। तो आप बोलोगे मैम काउंट करके बताते हैं। सो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो हमारे पास मैट्रिक्स आई में बोलो बच्चों कितने एलिमेंट्स हुए, शाबाश। मैट्रिक्स आई में कितने एलिमेंट्स हुए, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स आई में कितने हुए, 2 हुए। कितने हुए, 2 हुए। ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चों अगर पूछा जाता कि बताएं नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स आई में, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो कैसे बताओगे। आप बोलोगे मैम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। हम कर लेते हैं, ये पहला रो हुआ और ये दूसरा रो हुआ। सो मैट्रिक्स आई में हमारे पास 2 रोज हैं। एक दफ़ा फिर से आपको लेटी हुई लाइनें लगानी है। सो पहली लाइन लगाई पहला रो और दूसरी लाइन लगाई तो दूसरा रो। तो मैट्रिक्स आई में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं, 2। आई होप समझ में आया। अब बच्चों कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कॉलम्स के। ठीक है, कॉलम्स के, कॉलम क्या होते हैं। अच्छा, कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस को। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, तो सड़क पे खंबे देखे आपने कैसे खड़े होते, तो वही खंबे असल में कॉलम्स होते हैं। वही खंबे, वही खड़े हुए खंबे, वर्टिकल लाइन वही कॉलम होती है। तो चलिए बच्चों फिर मैट्रिक्स ए में हम अपने इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। मेरे पीछे बोलते जाओ, नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड करने। कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। तो बच्चों अब आपको एक खड़ी लाइन यानी खंबा लगाना है। खंबा ऐसे होता है कुछ, पहला खंबा, सो एक कॉलम। इस तरह से बच्चों 3 और 1 पे एक खंबा ड्रा कर लेते हैं। सो ये दूसरा खंबा, तो ये दूसरा कॉलम। ठीक है, सो हमारे पास मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हुए, तो एक खंबा और एक खंबा, 2 खंबे हुए। तो बच्चों मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, यानी 2 खंबे हैं। बात समझ आ गई। सेम बच्चों कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। अब मैट्रिक्स एच आपको दे दिया गया है, सपोज करें पेपर में, और आपको बोला गया है कि बताएं इसमें कितने कॉलम हैं। कैसे बताओगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करो, शाबाश। तो कैसे बच्चों, हम खंबे ड्रा करेंगे। सो पहला खंबा, पहला कॉलम, दूसरा खंबा, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो खंबे जो हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं, खंबे हमारे पास कॉलम होते हैं। तो मैट्रिक्स एच में हमारे पास 2 कॉलम्स हुए। कितने कॉलम्स हुए, 2 कॉलम्स हुए। सेम बच्चों कंसेप्ट। अभी ज़रा इस आई का आंसर करें। अगर आप इस आई का आंसर ठीक से कर लेते हो तो मतलब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को पास करें, खुद से आंसर करें, शाबाश। हो गया बच्चों। तो चलें देखते हैं आई में कितने कॉलम हैं, आपने ठीक किया या फिर नहीं। तो बच्चों कॉलम बोलते हैं खंभों को, खंबा ड्रा कर लेते हैं। सो ये ए बी को के ऊपर ड्रा हुआ है। सो दिस इज आई मैट्रिक्स। सो आई मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही खंबा ड्रा हुआ है। तो बताओ आई मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आप बोलोगे मैम एक ही खंबा है, तो ऑब्वियसली एक ही कॉलम है। फिर से एक दफ़ा बच्चों कि हमारे पास आई मैट्रिक्स में एक ही खंबा है, दैट मीन्स एक ही कॉलम है। सो इस आई मैट्रिक्स में रोज तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। बात समझ आ गई। अब आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलिए बच्चों फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे जिनके आपको नंबर ऑफ रोज बताने हैं, जिनके नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और जिनका ऑर्डर बताना है। फिर से एक दफ़ा, राइट द नंबर ऑफ रोज, मतलब राइट होता है लिखें, द नंबर ऑफ रोज, रोज की तादाद को कि रोज कितनी है, कॉलम्स, और कॉलम्स की तादाद को कि कॉलम्स कितने हैं, एंड और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बताएं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बताएं। तो हमारा ये एक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों।
याद रखें, पेपर में कभी भी बहुत सीधा सवाल नहीं आता, हमेशा वही आता है जिसमें कोई ना कोई ट्रिक हो, जिसमें कोई ना कोई ट्रिक हो। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये गेस करना है कि बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। एक दफ़ा गौर से समझना, जहाँ पर भी बच्चों ऑपरेशन नज़र आए, सबसे पहले आपको वहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो ऑपरेशन लग जाता है तो ऑपरेशन समझते हो ना, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी ऑपरेशन दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे मुझे प्लस दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे प्लस दिख रहा है, तो मतलब जब भी आपको ऑपरेशन दिख रहा हो तो कुछ भी बताने से पहले, नंबर ऑफ रोज बताने से पहले, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने से पहले या फिर ऑर्डर बताने से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर ऑपरेशन दिखे तो सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 + 2 ये सॉल्व हो जाता, 1 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? आप बोलोगे मैम 3 आता है, ठीक है बच्चों। 1 में +1 + 2 आंसर क्या आता है? 3 आता है। इसी तरह से बच्चों अगर हम करते हैं 5 + 4 तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा? 5 और 4 कितने होते हैं? बोलो शाबाश। 9 कितने होते हैं? 9। तो 5 और 4 9 आ गया। अब क्या ये सॉल्व हो गया? यस हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बच्चों क्या करना है? अब हमें इसमें नंबर ऑफ रोज बताने हैं। शाबाश, बताओ इसमें रोज कितने होंगे? हम अभी समझ गए। तो आप बोलोगे मैम लेटी हुई लाइन ड्रा करें तो रोज पता लगती हैं। तो एक पहला बच्चों लेटी हुई लाइन ड्रा कर लेते हैं। सो हमारे पास इसमें कितनी लेटी हुई लाइनें ड्रा हुई हैं? एक ही ड्रा हुई है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। समझ में आया? अब बच्चों अगर इसी के लिए हमें नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं तो क्या बताना है? और क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम भी बताओ। तो अब हम कैसे बता सकते हैं? बोलो शाबाश। खंबे ड्रा करके। तो खंबा ड्रा करते हैं, ये हमारा पहला खंबा, तो पहला कॉलम, और ये दूसरा खंबा, दूसरा कॉलम। तो इसमें चूंकि 2 खंबे हमारे पास ड्रा हुए हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल टू 2 होंगे, चूंकि एक ही लेटी हुई लाइन, दैट मीन्स एक ही रो है और 2 इस तरह से खड़े खंबे। सो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है? 2 हैं। अब बच्चों हमें ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसी मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स में फिर से लिख देती हूँ, ये ऊपर डैशेस वगैरह ना हो ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब बच्चों इसका हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। ज़रा देखो, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 MCQs 2 MCQs हमेशा आते हैं पेपर में ऑर्डर वाले, ठीक है बच्चों। कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा, पूछा गया होगा बताएं इसका ऑर्डर क्या है, नीचे 4 MCQs होंगे और आपको सही ऑर्डर बताना होगा। और वैसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऑर्डर फाइंड करना आता हो, ठीक है बच्चों। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? समझो ज़रा, क्या मैंने बोला? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है M-/n। क्या फार्मूला बताया है? M-/n। ये फार्मूला अपने बस रट लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है? M-/n। अब क्वेश्चन ये आता होगा, आप बोलोगे मैम फार्मूला तो बता दिया, अब ये भी बताएं कि आखिर ये m क्या होता है, ये बाय क्या है और ये n क्या है। चलें सीखते हैं। तो बच्चों m कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को, m कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को, नंबर ऑफ रोज़ को कि रोज़ कितने हैं। और डैश बाय डैश ये एक लिखने का मेथड है, ठीक है। अगर आप अक्सर बच्चे डैशेस छोड़ देते हैं तो फिर इसी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि लिखने का प्रॉपर मेथड होता है। सो डैश बाय डैश एक लिखने का मेथड है। और बच्चे n जो है, n बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ, m क्या है? रोज़। बाय इसी तरह से लिखना है, n क्या है? कॉलम्स, n क्या है? कॉलम्स। मेरे पीछे बोलो शाबाश। m क्या है? रोज़ और n क्या है? कॉलम्स। चलें देखते हैं। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो आपको m की जगह एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी m यानी नंबर ऑफ रोज़ बताने पड़ेंगे। तो अभी हमने इस मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज़ फाइंड किए हैं, क्या थे वो? 1। तो हम m की जगह क्या पुट करेंगे? 1। आगे डैश बाय डैश इसी तरह से, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताओ शाबाश, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? कितने हैं? 2, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो बच्चों n की जगह हम पुट कर देंगे 2। तो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकला 1/2, जो क्या बता रहा है कि इसमें 1 रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं।
इसमें ऐसे एक रो है और इसमें ऐसे 2 कॉलम्स हैं। तो बच्चों फिर ऑर्डर क्या निकला 1/2। क्या फार्मूला बताया m/n, जहाँ पे m क्या है नंबर ऑफ रोज और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1/2 निकला है ऑर्डर। बच्चों ये हमारा बी पार्ट है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, नंबर ऑफ रोज बताने हैं और हमें इसका ऑर्डर भी बताना है। लेकिन आपको इसको लगता नहीं है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है, राइट। तो एक बैठ गया जहन में भाई ऑपरेशन आ गया है ऑब्वियसली, तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको अब देखना है क्या ये वाकई में सॉल्व होता है, क्या ये वाकई में सॉल्व होता है। तो हमारा लिखा हुआ यहाँ पर a+s। तो बच्चों a एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, s एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लें टॉफ़ी है और ये केक है, तो टॉफ़ी प्लस केक क्या होता है, मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? शाबाश। तो बोलोगे मैम टॉफ़ी प्लस केक मतलब टॉफ़ी और चीज़ है, केक और चीज़ है, तो प्लस ही नहीं होते। सियाना बच्चा ये बोलेगा, समझ में आ रहा। मतलब ए डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, एस डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, हम चाहें भी तो नहीं कर सकते। वापस से आंसर यही आ जाएगा, टॉफ़ी प्लस केक आंसर इज इक्वल टू टॉफ़ी प्लस केक। सो a+s आंसर इज अगेन a+s। फिर से बच्चों आगे 0 है, तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, 0 है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व है। फिर लिखा हुआ है d+s। तो बच्चों d भी एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, s भी एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, तो आपस में प्लस नहीं हो सकते। अगर होते तो ज़रूर करते हम इनको प्लस, समझ आ गई। अब बच्चों फिर इसको मज़ीद सॉल्व करने का ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए डायरेक्टली फिर यहीं पर बता देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? शाबाश। तो आप बोलोगे मैम ऐसे लिटी हुई लाइन लगाएं, तो ये पहली लाइन पहली रो, और ऐसे लगाऊं तो ये दूसरी लाइन दूसरी रो, ठीक है। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लाइंस लगाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। सो नंबर ऑफ़ रोज़ क्या, पहली लाइन पहली रो, दूसरी लाइन दूसरी रो, तो हमारे पास 2 रोज़ हैं इसमें, समझ में आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो बच्चों कैसे कॉलम बोला जाता है, ऐसे वर्टिकल लाइन को। सो सिंपल, अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं इस तरह से, तो ये आपका पहला कॉलम होगा ऐसे करके, और बच्चों यहाँ पे अगर दूसरा लाइन लगाते हैं तो ये हमारा दूसरा कॉलम होगा। अब चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, ठीक है, खंबे चूँकि 2 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, रोज़ क्या है, ऐसे लेटी हुई लाइनें उनको रोज़ बोला जाता है, और खड़े हुए खंबे कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों ऑर्डर का फार्मूला अभी पढ़ के शाबाश बोलो, क्या होता, m/n, ठीक है, m/n। तो बच्चों m क्या है, रोज़, ठीक है, तो m रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ जो कि कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है, 2 पुट किया बाय, इसी तरह से n क्या है, बोलो शाबाश, n कॉलम्स हैं जो कि कितने हैं यहाँ पे 2, तो ये भी 2 पुट कर दो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकला 2/2, 2/2, इसका मतलब 2 रोज़ हैं, मतलब 2 रोज़ हैं और इसमें 2 ही कॉलम है, 2/2 का ये मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों जो हमारा सी पार्ट है वो है 5/7, 5/7। अच्छा बात सुने, अब इसमें 5 डिवाइडेड बाय 7 एक ही एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि लाइक इनके दरम्यान ऑपरेशन लगा हुआ है ना डिवीजन का, तो 5 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोई सिंगल आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 7 एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अगर ये 5 अलग एलिमेंट होता, 7 अलग एलिमेंट होता, तो इनके दरम्यान कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं लगा होता, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर 5 कोई अलग एलिमेंट होता, 7 कोई अलग एलिमेंट होता, तो इनके दरम्यान में कोई ऑपरेशन नहीं लगा होता। बट यहाँ पे हमें दिख रहा ऑपरेशन कौन सा, डिवीजन का, कि 5 डिवाइडेड बाय 7 लिखा हुआ, तो मतलब बच्चों 5 अलग नहीं है, 7 अलग नहीं है, बल्कि ये आपस में जब इन पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपस में सॉल्व होके कोई सिंगल ही आंसर देने वाले हैं, कोई सिंगल ही आंसर देने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 5/7, 5/7, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 7 करोगे कोई आंसर आएगा, मतलब एक ही आंसर आएगा, तो ये एक ही एलिमेंट है, 5 डिवाइडेड बाय 7 एक ही एलिमेंट है। तो अब इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है। अब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, शाबाश बताओ बच्चों। आप बोलोगे मैम रोज़ तो रिलेटिव लाइन को कहते हैं, सो ये एक ही एलिमेंट है, सो इस एक एलिमेंट में से ऑब्वियसली एक ही लाइन गुजरेगा, एक ही लाइन गुजरेगा, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1, ठीक है। अब बच्चों अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो बताना है। तो ये तो बहुत ईजी, आपको खंबा ड्रा करना है, कितने खंबे ड्रा होंगे, तो आप बोलोगे मैम एक ही खंबा ड्रा हो सकता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक ही है, शाबाश। अब वीडियो को पॉज करें, इसका ऑर्डर बताएं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होगा, m/n, ठीक हो गया। अब बच्चों m क्या है, रोज़, जो कि यहाँ पर 1 है, सो m की जगह मैं 1 पुट करूँगी, बाय इसी तरह से, और n क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, सो n कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो हम 1 ही पुट करेंगे। सो 1 बाय 1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, उनको लगेगा भाई 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ नहीं है। क्यों 2 रोज़ नहीं है, क्योंकि लाइक 5 डिवाइडेड बाय 7 मतलब ये एक ही एलिमेंट है। अगर 5 अलग होता, 7 अलग होता, कभी भी इनके दरमियान ये डिवीजन नहीं लगी होती। सो 5 डिवाइडेड बाय 7 ये एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है, जाहिर है इसमें से एक ही लाइन गुजरेगी, तो एक एलिमेंट में से एक ही लाइन गुजर सकती है। सो एक ही लाइन गुजरेगी, तो एक ही लेटी लाइन इसमें से गुजरी, तो इसमें एक ही रो, एक ही खड़ी लाइन गुजरी, तो इसमें एक ही कॉलम। ऑर्डर कितना हुआ, 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। पर उस क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करवाने से पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलें फिर, कंसेप्ट हमारा नया कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का। मेरे पीछे बोलें, नया कंसेप्ट किस चीज़ का है, इक्वल मैट्रिसेस का, इक्वल मैट्रिसेस का। अब बच्चों इक्वल मैट्रिसेस क्या होंगे, मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपको पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है इक्वल मैट्रिसेस का, कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं, 2 मैट्रिक्स को बोलते हैं पेयर ऑफ मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ मैट्रिसेस दे दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ये मैट्रिक्स है और ये कोई और मैट्रिक्स है, जैसे बोल दो ई और एफ, ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ये बोलूँ इनको इकट्ठे, तो ये पेयर हैं आपस में, पेयर ऑफ मैट्रिसेस हैं। मतलब पेयर समझते हैं ना बच्चों, पेयर बोलते हैं जोड़े को। जैसे पेयर ऑफ शूज़ में कितने शूज़ होते हैं, तो बोलोगे 2 शूज़ होते हैं पेयर ऑफ शूज़ में, है ना। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जब बात आती है पेयर ऑफ मैट्रिसेस की, तो उसमें भी 2 मैट्रिक्स होते हैं। तो आपको इस तरह से कोई भी 2 मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है। तो बच्चों बताती हूँ कैसे चेक कर सकते हैं हम, चलिए सीखते हैं। सो बच्चों इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए 2 कंडीशंस हैं जो ज़रूर फुलफिल होने चाहिए भाई। 2 कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं जो ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 2 मैट्रिसेस आपस में इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगे। और अगर उनमें से 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाता, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं कहलाएंगे। क्या मैंने बोला, कितने कंडीशंस हैं इक्वल मैट्रिसेस को चेक करने के लिए, 2 कंडीशंस। कितने हैं, 2 कंडीशंस, और अगर दोनों फुलफिल हो जाते हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल कहलाएंगे। और अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता, तो आप इनको इक्वल नहीं बोल सकते। तो बच्चों पहला कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम। पहला क्या कंडीशन है, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, कि जो भी 2 मैट्रिसेस हैं आपके, जो भी 2 मैट्रिसेस हैं आपके, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और बच्चों दूसरा कंडीशन ये है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है आमने सामने वाले एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। इतना अच्छे से समझेंगे ना, एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बच्चों फिर से, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा आमने सामने वाले एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम निकल आए, तो भाई मैट्रिसेस इक्वल होंगे, नहीं निकले तो फिर वो इक्वल नहीं हो सकते। चलिए बच्चों चेक कर लेते हैं। सपोज करो यही आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया है, यही एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कोई दूसरा मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, और अब आपको इनके ऑर्डर फाइंड करके बताने हैं। ये कोई पहला मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, और अब आपको ये बताना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो बच्चों कैसे चेक करेंगे, आप बोलोगे मैम पहला कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका ऑर्डर सेम है या फिर नहीं। चलिए फिर ऑर्डर फाइंड करते हैं। सो इस पहले मैट्रिक्स का जो क्या है हमारे पास ए बी, इसका बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, देखें ज़रा, ऑर्डर होता है m/n, ठीक है, और m क्या है, नंबर ऑफ रोज़, जो कि कितने हैं यहाँ पे, अगर ऐसे मैं लाइन लगाती हूँ
तो भाई एक ये एक एलिमेंट है, इसमें से एक लाइन गुजरेगा, ये एक अलग एलिमेंट है, इसमें से भी एक लाइन गुजरेगा। सो दो लेटी हुई लाइनें गुजरी तो m की वैल्यू 2 है, यानी रोज़ कितनी है 2 है। समझ में आ गया। अब बच्चों डैश बाय डैश इसी तरह से, और n क्या है, कॉलम्स हैं। तो अब बोलोगे मैम इसमें से तो एक ही खड़ी लाइन, एक ही खंबा गुजरेगा, तो कॉलम यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1। चलिए बच्चों ये तो पहले का हुआ, हमें इस दूसरे का भी चेक कर लेना है ऑर्डर। सो EF ये है हमारा मैट्रिक्स दूसरा, और अभी हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो बच्चों ऑर्डर का क्या फार्मूला होता, शाबाश, m/n, ठीक है। सो m क्या है, नंबर ऑफ रोज़। तो अब बोलोगे मैम 1 और 2 रोज़ हैं इसमें, बाय इसी तरह से, और n बताओ बच्चों इसमें कॉलम कितने हैं। आप बोलोगे मैम एक कॉलम है। सो एक कॉलम है यहाँ पे। सो इसका ऑर्डर क्या है 2/1, ठीक है। अब बताएं क्या ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/1, इस वाले का भी 2/1 और इस वाले का भी 2/1। ऑर्डर तो सेम निकल आया है, लेकिन अभी भी हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हमें दूसरा कंडीशन भी चेक करना है। अगर दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ तो हम इनको इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं बोल सकते। चलिए बच्चों अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो सेम है। तो मैं फिर से इन दोनों मैट्रिसेस को लिखने लगी हूँ, AB और है हमारे पास EF, ऐसे ही है, ठीक है बच्चों। अब देखें क्या आमने सामने वाले एलिमेंट्स सेम है। तो यहाँ पे एलिमेंट है A और यहाँ पर है E। क्या A और E सेम है, कभी भी नहीं। A डिफरेंट है, E और चीज़ है, सो ये तो सेम नहीं है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर है B और यहाँ पर क्या लिखा हुआ F, क्या ये सेम है, नहीं। तो बच्चों क्या यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, आमने सामने वाले एलिमेंट सेम है, तो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर E है जो कि सेम नहीं है, यहाँ पर B है तो B का सामने वाला F है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है। तो बच्चों इनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स जो कि सेम नहीं हैं तो हम इन मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बोल सकते, मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। समझ आई बात मेरी, कि क्यों इक्वल नहीं बोल सकते, क्यों बच्चों, बेशक एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ लेकिन दूसरे को ये फुलफिल नहीं कर पाया। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल आर नॉट, के चेक करके बताएं कि जो आपको पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, पेयर समझ लेना बच्चों के दो मैट्रिसेस, तो जो आपको पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा कि हमें दो कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है, तब हम बता पाएंगे कि क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर फाइंड करके देखते हैं कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो मेरा जो पहला मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है, तो मैं इसका ऑर्डर फाइंड कर लेती हूँ। सो ऑर्डर होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n, ठीक है। सो m क्या है, m रोज को बोलते हैं। सो इसमें एक रो दो रो, तो इसमें दो रोज हैं तो आप 2 लिखेंगे, बाय इसी तरह से n कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो बताएं बच्चों इसमें कितने कॉलम्स हैं, शाबाश। तो आप बोलोगे मैम एक खंबा तो 2 खंबे हुए तो 2 कॉलम्स हैं। सो n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया हमारे पास 2/2। चलिए अब इस वाले का भी दूसरे वाला का भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका ऑर्डर भी यही आता है। तो बच्चों मैट्रिक्स लिख लेते हैं फिर से, √25 माइनस √25 √25 5 √16/4 और √16 माइनस 16, यही मैट्रिक्स है दूसरा, ठीक है, यही वाला है, जी हाँ बिल्कुल यही वाला है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, पर मैंने आपको बता रखा कि ऑर्डर फाइंड करने से पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व होता हो तो हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बच्चों सॉल्व कैसे होगा, √25 माइनस √25 प्लस का √25 माइनस का √25 प्लस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा, ऑब्वियसली 0 बचा। अब बच्चों √25/5 है, इसको सॉल्व कैसे करना, इसी तरह से लिखें, 25 किसी का स्क्वायर बनता है, बताएं शाबाश, 5 का स्क्वायर बनता है, किसका स्क्वायर बनता है 5 का। तो आप 25 नहीं लिखेंगे, आप 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर लिखोगे, समझ में आया।
फ्रैक्शन का साइन इसी तरह से डालेंगे और इसके नीचे दिया हुआ है 5, तो 5 भी इसी तरह से लिख दिया, बहुत ईजी है। अब बच्चों √16/4 है, वही वाला काम आपको करना है। अंडर रूट इसी तरह से, क्या 16 किसी का स्क्वायर बनता है? सोचें, शाबाश। 4 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या आंसर देता है? 16। तो मैं 16 नहीं लिखूंगी, मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगी इसकी जगह पे। फ्रैक्शन साइन इसी तरह से और ये नीचे वाला 4 भी इसी तरह से। अब बच्चों अंडर रूट है, अंडर रूट आपने इसी तरह से डाल लेना और यहाँ पे प्लस का 16 है और माइनस का 16 है। प्लस 16 माइनस 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 16 गए, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। चलिए बच्चों एक और स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। सो ये अब 0 तो सॉल्व हुआ है, 0 ये। अब बच्चों स्क्वायर्स के रूट से क्या हो जाता है? कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 5/5, ठीक है। स्क्वायर्स के रूट से ख़त्म हो गया तो 5/5 रह गया है। इसी तरह से बच्चों बताएं यहाँ पे क्या होगा? शाबाश। अब बोलोगे मैम वैसा ही है, स्क्वायर्स के रूट से आप कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 4/4 आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं बच्चों, 4/4 ही आएगा। अब हमारे पास अंडर रूट 0 है, सो अंडर रूट 0 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करो, वापस से आंसर क्या आता है? 0, ठीक है। अब कोई और स्टेप पॉसिबल है? सोच के बताएं, शाबाश। बिल्कुल है, फ्रैक्शन साइन के 5/5। तो बच्चों फ्रैक्शन साइन के अंदर भी 5 लिखें और डिवीजन के अंदर भी 5, बाहर भी 5, तो 5 1 = 5, ऐसे भी हो जाता। 5 1 = 5 तो 1 आ गया, 4 1 = 4 तो हमारे पास 1 आ गया। और बच्चों यहाँ पे जो 0 है इसको आपने नहीं छेड़ना, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो 0 इसी तरह से 5/5, 5 1 = 5 करेंगे 1 आ जाएगा, 4 1 = 4 करेंगे 1 आ जाएगा और 0 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा आया है ऑर्डर। अब इसका फाइंड कर लेते हैं अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर कैसे होगा बच्चों? रो बाय कॉलम, ठीक है। सो ऑर्डर हमारे पास इसका क्या होगा? m/n। तो रोज़ कितनी है इसमें? 1 रो, 2 रोज़, तो 2 आ गया बाय। इसी तरह से n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताएं कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो कॉलम भी इसमें 2 हैं, सो 2/2 इसका ऑर्डर है। अब बच्चों ज़रा गौर से चेक करो। सो जो पहले वाला मैट्रिक्स था, ठीक है, पहले वाला मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आया था? पहले वाले मैट्रिक्स का, ये पहले वाला था तो इसका ऑर्डर आया था 2/2, ठीक है। अभी जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास वो ये है और इसका भी ऑर्डर आया है 2/2। ऑर्डर तो सेम है। आप बोलोगे इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अभी भी हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, के जो एलिमेंट्स सामने सामने वाले वो क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तो बच्चों मैट्रिक्स में दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स क्या था? 1 0 0 1 और ये वाला कौन है? 0 1 1 0। अब आपको देखना है कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स सेम हैं या फिर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 जबकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 0, क्या ये सेम है? सेम नहीं है। यहाँ पे कौन है? 0 और यहाँ पे कौन है? 1, क्या ये सेम है? सेम नहीं है। फिर से एक दफ़ा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सेम नहीं है। 0 है, यहाँ पे 1 है, सेम नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, सेम नहीं है। 1 है और यहाँ पे फिर से 0 है, तो सेम नहीं है। तो बच्चों जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो अब मुझे बताएं, क्या आप इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हो या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों बच्चों? कि बेशक ऑर्डर सेम है लेकिन दूसरा कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेम नहीं है। तो अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हों तब हम उनको इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो आप मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है। सो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। बात समझ आ गई? कोई पूछे क्यों नहीं इक्वल तो आप उनको बोलो कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसीलिए मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। आई होप समझ में आया। तो चलिए बच्चों फिर बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है 1 2 3, 1 अलग से एक एलिमेंट है, 2 अलग से एक एलिमेंट है, 3 अलग से एक एलिमेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3। तो भाई ये तो आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है, सॉल्व होंगे। तो 1 2 3 इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही सॉल्व है, कोई हमें ऑपरेशन नहीं दिख रहा, ना ही प्लस का ना ही माइनस का। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 1 में 2 प्लस होगा, 2 + 3 है, तो इन तीनों को आप प्लस कर लें। 1 + 2 3, 3 + 3 आंसर आ गया 6, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 3 आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे हमारा पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 जबकि दूसरा मैट्रिक्स है 6। बताएं क्या ये इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों कैसे चेक करेंगे? पहला कंडीशन क्या था?
ऑर्डर चेक करेंगे। बच्चों अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या होता है m/n, ऐसा ही है। तो बच्चों इसका ऑर्डर बताएं। तो इसका ऑर्डर आप बोलोगे मैम इसमें एक ही रो है तो m की वैल्यू 1 होगी, बाय इसी तरह से n नंबर ऑफ कॉलम को बोलते हैं। बताएं शाबाश इसमें कितने कॉलम हैं। तो आप बोलोगे एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम है तो 1/3 आ गया इसका ऑर्डर। अब बच्चों इस वाले मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है, ये जो दूसरे वाला है, ठीक है, ये वाला, इसका हमें ऑर्डर बताना है। m कहते हैं रोज को, तो इसमें एक ही एलिमेंट ऑब्वियसली एक ही रो होगा, बाय इसी तरह से, और n कहते हैं कॉलम को, तो एक एलिमेंट में से एक ही लाइन गुजर सकता वर्टिकल, सो एक ही कॉलम भी है। तो बताएं मुझे क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? नहीं सेम, ठीक है, इसका 1/3 है, इसका 1/1 है। तो बच्चों के ऑर्डर्स ही डिफरेंट हैं, तो क्या आप इन मैट्रिसेस को आपस में इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। कोई पूछे क्यों? तो बच्चों अब आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई, पहला ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो क्या ज़रूरत है दूसरा चेक करने की, ठीक है। मतलब पहला ही फुलफिल नहीं हो रहा, ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। सो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। हमारा डी पार्ट है 1 + 0, 0 × 0, 0 + 0, 1 - 0, ये पहला मैट्रिक्स है। और दूसरा है 5 × 5/25, 3 × 0/7, 2 - 17 + 15 और 17 × 1/17। तो चलिए बच्चों इस वाले को पहले, ऑब्वियसली ऑपरेशन दिख रहे हैं प्लस का मल्टीप्लाई का, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 में 0 ऐड करें तो 1 पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, और 0 रुपये में आपको और दे देती हूँ, तो आपके पास अभी भी कितने ही रुपए होंगे? 1 ही रुपया होगा, ठीक है। आपके पास 1 रुपया है, आपको 0 रुपये और दे दिए जाते, तो बताएं आपके पास कितने रुपए हैं? तो आप बोलोगे 1 ही है, ठीक है। 0 देने या ना देने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 ही आएगा। 0 + 0 तो 0 ही होता है, 0 × 0 0 ही होता है। अब बच्चों 1 में से 0 माइनस कर दें, तो 1 में से 0, 1 रुपया है, उसमें से 0 रुपये निकाल लिए, तो अब आपके पास कितने हैं? तो 1 ही रुपया है, ठीक है। 0 निकालने से या डालने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 में से आप 0 रुपये निकाल दें तब भी आंसर आपका 1 ही रहेगा, तब भी आंसर आपका 1 ही रहेगा। अब बच्चों ये इसको सॉल्व हो गया, अब इस वाले को देखना है। सो 5 × 5 आंसर क्या होता है? शाबाश 25, 5 5 = 25/25, इसी तरह से आ जाएगा 3 × 0/7। तो बच्चों 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है, 0/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 2 - 17 + 15, तो 2 में से 17 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 17 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -15, ठीक है बच्चों। 17 में से 2 गए तो 15, बड़ी वैल्यू 17 है, सो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 17 के साथ माइनस का है तो आंसर के साथ भी माइनस लगेगा। आगे +15 है, हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब बच्चों ये वाला 17 से हो गया कैंसिल, और हमारे पास बचा सिंपल ये 1, सिंपल 1 बचा। इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। सो 25 / 25 आंसर क्या होता है? डिवीजन साइन के अंदर भी 25, बाहर भी 25, तो 25 1 × 25, तो बच्चों आंसर आएगा 1, ठीक है। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 × 25। जब भी फ्रैक्शन साइन के ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो उनको कैंसिल कर देते हैं। सो 25 1 × 25। आगे बच्चों 0 / 7 है, सो 0 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही होता है। -15 + 15 माइनस प्लस माइनस, 15 में से 15 गए, कुछ भी नहीं बचा, सिंपल 0 बचा। और आगे ये 1 है जो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, जो हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये हमारा सेकंड है, और ये जो हमारा पहले वाला है वो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अब बच्चों ये हमारे 2 मैट्रिसेस आ गए हैं सॉल्व करने के बाद। अब हमें ये बताना है क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो बच्चों कैसे चेक करेंगे? सिंपल इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो ऑर्डर होता है m/n। तो बताएं बच्चों इसमें कितनी रोज़ हैं? तो आप बोलोगे मैम ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तो इसमें 2 रोज़ हुए। बताएं इसमें कॉलम कितने हैं? तो आप बोलोगे मैम ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो 2 कॉलम है, 2/2 इसका ऑर्डर है। अब बच्चों हम इस दूसरे वाले का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑर्डर बताएं। फार्मूला m/n होगा। m होते हैं रोज़, तो पहला रो दूसरा रो, 2 रोज़ हुए। बाय इसी तरह से n कहते हैं कॉलम को, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम हुए तो ऑर्डर आया 2/2।
अब इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब चूंकि इनका ऑर्डर सेम है तो चांस बनता कि कहीं ये इक्वल मैट्रिसेस तो नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक कंडीशन तो काफ़ी नहीं है, ऑब्वियसली दूसरा कंडीशन भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आए, दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बच्चों ये मेरे मैट्रिसेस थे, तो चलिए देख लेते हैं यहीं पे कि क्या इनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स एक जैसे हैं या फिर नहीं है। ऑर्डर तो सेम निकल आया। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, यहाँ पर भी है पहला एलिमेंट 1। तो क्या ये दोनों सेम हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे एलिमेंट है दूसरा 0, यहाँ पर भी है दूसरा एलिमेंट 0। तो क्या ये सेम है? तो आप बोलोगे सेम है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है 0, यहाँ भी है 0, तो ये भी क्या है, सेम है। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1, तो ये भी क्या है, सेम है। तो बच्चों पता ये लगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है, 1 1 0 0 0 0 1 1। तो आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है। अब बच्चों इनका ऑर्डर भी सेम है, इनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे गिवन मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं, मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। आई होप समझ में आया। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. Display the data in a row matrix R and a column matrix C. अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। पहला है रो मैट्रिक्स का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? बोलो शाबाश, रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। जिसमें कितने रो हो बच्चों? एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही रो है, जैसे वो कोई 2 3 4। तो ये एक मैट्रिक्स है और अगर आप देखें इस तरह से लाइन लगाएं सीधी, तो इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही रो है। तो बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ फिर? रो मैट्रिक्स। समझ आ गई? जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, 3, बस यही है, ठीक है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो एक ही रो है, ये भी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से बच्चों कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई सी मैट्रिक्स आप ले लें तो 2 2, तो इसमें भी कितनी रोज हैं? तो आप बोलोगे मैम एक ही लाइन इसमें से गुजर सकता है, सो इसमें भी एक ही रो है। ठीक है बच्चों, सो रो मैट्रिक्स क्या है? कौन सा मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स? बोलो शाबाश, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। क्या बोला बच्चों? ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो चलिए लिख लेते हैं कोई कॉलम मैट्रिक्स। जैसे सी कोई कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी एक ही खंबा है। सो जो 2 3 1, तो ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है। अगर आप रोज देखो तो 1 2 3, रोज 3 है, रोज नहीं, रोज 3 है। लेकिन अब आप चेक करो इसमें कॉलम कितने, रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, रोज का फर्क नहीं पड़ता। कॉलम मैट्रिक्स में बस एक शर्त है जो ज़रूर पूरी होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो बच्चों काउंट करो, यहाँ पे एक ही खंबा ड्रा किया जा सकता, तो जाहिर है भाई कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। सी कोई आप मैट्रिक्स डी ले सकते हो, जैसे मैं ले लेती हूँ ए बी, ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों इसमें कितने कॉलम हैं अगर मैं पूछूं तो बताओगे कितने कॉलम हैं? शाबाश। तो आप बोलोगे मैम एक ही कॉलम है, क्योंकि यहाँ पर एक ही खंबा ड्रा किया जा सकता है। तो डी मैट्रिक्स में हमारे पास चूंकि एक ही कॉलम है, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। डी मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? एक ही कॉलम है, तो ये डी मैट्रिक्स कौन है? कॉलम मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? रो मैट्रिक्स की क्या निशानी है कि उसमें एक ही रो होगा, और बच्चों कॉलम मैट्रिक्स का क्या निशानी है? उसमें एक ही कॉलम होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. Display the data in matrix R, in a row matrix R and a column matrix C. फिर से एक दफ़ा,
3 बंदों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन हैं वो बंदे, हैदर, हसन और अहमद। ठीक है बच्चों, हैदर, हसन और अहमद 3 बंदे हैं और उन्होंने कुछ स्कोर हासिल किए हैं और वो स्कोर यहाँ पे दिए हुए हैं कि हैदर ने 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं, हसन ने 11 पॉइंट्स हासिल किए हैं और अहमद ने 10 पॉइंट्स हासिल किए। यहाँ पर चूंकि रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा हुआ, रिस्पेक्टिवली होता है लाइक पहले के पहले वाले मार्क्स हैं, दूसरे के दूसरे वाले हैं, तीसरे के तीसरे वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ना, तो 3 नाम दिए हुए थे, हैदर, हसन, अहमद, और इसी तरह से 3 मार्क्स भी दिए हुए थे, 7, 11 और 10। और मैंने क्या बोला कि पहले के पहले वाले मार्क्स है, मतलब पहले नंबर पे हैदर का नाम है और यहाँ पे मार्क्स में पहले नंबर पे 7 लिखा हुआ है। तो हैदर के लाइक जो 7 पॉइंट्स हैं, इसी तरह से जो हसन है वो दूसरे नंबर पर हसन का नाम है और दूसरे नंबर पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हैं 11 पॉइंट्स। तो हसन के 11 पॉइंट्स हैं और बच्चों तीसरे नंबर पे अहमद लिखा हुआ है, तो तीसरे नंबर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो अहमद के होंगे। तो तीसरे नंबर पे पहले 7 है, फिर 11 दूसरे पे और तीसरे नंबर पे 10 लिखा हुआ है। तो अहमद के कितने पॉइंट्स हुए, 10, पहले के पहले वाले, दूसरे के दूसरे वाले और तीसरे के तीसरे वाले। चलें बच्चों, अब पॉइंट समझ आ गए। हैदर के कितने, 7, हसन के 11 और अहमद के 10 पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले द डेटा इन रो मैट्रिक्स। जो भी आपका डेटा है आपको उसको लिखना है रो मैट्रिक्स के फॉर्म में और फिर आपको उसी डाटा को, सेम डाटा को लिखना है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस डाटा को लिखते हैं रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। डाटा हमारे पास क्या है, सिंपल बच्चों, ये जो हैदर, हसन और अहमद ने पॉइंट्स हासिल किए हैं 7, 11 और 10, यही हमारा डेटा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने लिखना है रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आप बोलोगे मैम ये कौन सा मुश्किल काम है, हमने अभी पढ़ा है कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है। तो सिंपल ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 7, 11 और 10, इनको अगर मुझे रो मैट्रिक्स में लिखना है तो मैं इनको सिंपल एक रो में लिख दूंगा, तो मेरा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बन जाएगा। बहुत आसान है। तो चलिए बच्चे करते हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है, और फिर कितने पॉइंट्स हैं, शाबाश बोलो, 11, तो 11 लिखेंगे और फिर अगले कितने पॉइंट्स हैं, 10, तो 7, 11, 10, यही पॉइंट्स थे, जी हाँ यही 3 पॉइंट्स थे। तो अब जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे देखें हमने उनको एक ही रो में लिख दिया। तो ये किस मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में। किस मैट्रिक्स की फॉर्म में, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्यों भाई, यहाँ पर एक ही रो हमें दिख रही है तो इसलिए ये हमारा रो मैट्रिक्स है। और जो दिया हुआ डाटा था, ठीक है, उसको इस तरह अब हमने डिस्प्ले कर दिया है किसकी फॉर्म में, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो आपका पहला काम हो गया यहाँ पे। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि डिस्प्ले द डेटा इन रो मैट्रिक्स एंड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में तो हमने लिख दिया है पर अभी कॉलम मैट्रिक्स में नहीं लिखा है। तो चलिए अब सेम डाटा को हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा वॉलंटियरली करना चाहे, कैसे करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के आगे सी लिखा हुआ है आपकी बुक पे, तो मैं भी सी यूज़ कर रही हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों बताओ, शाबाश, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमें इस डाटा को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक ही कॉलम की फॉर्म में, एक ही कॉलम की फॉर्म में। तो डाटा क्या है हमारे पास, 7, 11 और 10। तो हम सिंपल 7, 11 और 10 को इस तरह से लिखेंगे कि ये जो भी लिखा हुआ है सब एक ही कॉलम में पूरा आ जाए, एक ही कॉलम में पूरा आ जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि 7, 11 और 10 जो भी डेटा है हमारा वो सारा एक ही कॉलम में पूरा आ गया है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, अब कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा।